Depreciation is a gradual and permanent decrease in the value of fixed assets due to any cause. किसी भी रीजन से अगर एसेट्स का वैल्यू डिक्रीज होता है तो हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं वैसे एसेट्स पे। ये आपका डेप्रिसिएशन का डिक्शनरी मीनिंग है। बट रियल में अकाउंट्स में डेप्रिसिएशन चार्ज हम लोग क्यों करते हैं? क्योंकि जब भी हम फिक्स एसेट्स को यूज करते हैं उसके वैल्यू, कुछ फिक्स एसेट्स के वैल्यू डिक्रीज होते हैं रेगुलर यूज होने से, या ऑब्सोलेसेंस का केस भी हो सकता है। सो ड्यू टू एनी रीजन इफ द वैल्यू ऑफ द एसेट्स डिक्रीजेस वी नीड टू चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन दोज एसेट्स। सो वैसे एसेट्स पे हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि आगे हम लोगों को जब न्यू एसेट्स परचेज करना होगा तो फिर हम लोग एट अ टाइम पैसे कहाँ से अरेंज करेंगे। सो in the name of depreciation, each year certain fixed amount is set aside for purchase of the new assets. Means हम लोग अलग पैसा करके रखते जाते हैं और वो पैसा ही इतना सफिशिएंट हो जाता है कि उससे हम लोग न्यू एसेट्स को परचेज कर सकते हैं। डेप्रिसिएशन के लिए हम लोग कह सकते हैं कि डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस। डेप्रिसिएशन को अकाउंट्स में हम लोग एक्सपेंस ट्रीट करते हैं, पर कैसे एक्सपेंस? नॉन कैश एक्सपेंस, बिकॉज लाइक अदर एक्सपेंसेस इट इज नॉट पेड ऑफ। जैसे सैलरी है तो सैलरी को आपको क्या करना होता है? पे करना होता है। सो एंट्री क्या होता है? सैलरी टू कैश। पर कभी डेप्रिसिएशन टू कैश हम लोग एंट्री पास नहीं करते, क्योंकि इसके लिए हम लोगों को कहीं पे ऑफ करने की जरूरत नहीं होती। इट इज क्रिएटेड इनसाइड आवर ऑर्गेनाइजेशन। सो डेप्रिसिएशन जो है ये हम लोग इसलिए चार्ज करते हैं टू नो द एग्जैक्ट प्रॉफिट एंड लॉस। अगर डेप्रिसिएशन हम लोग चार्ज करते हैं तो हम लोग को अपने बिजनेस का ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है, क्लियर प्रॉफिट के बारे में हम लोग को पता चलता है। ठीक है। सो ड्यू टू दीज केसेस वी चार्ज डेप्रिसिएशन एनुअली ऑन ऑल दोज फिक्स्ड एसेट्स हुज वैल्यू डिप्लीशंस। नेक्स्ट हम लोग अब डिस्कस करेंगे डिफरेंट मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन के डिफरेंट मेथड्स हैं, जिसमें कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 के हिसाब से ये दो मेथड ही हम लोग यूज करते हैं, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड एंड स्ट्रेट लाइन मेथड। और एक चीज मैं बता दूं कि डेप्रिसिएशन में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 जो है वो यूज होता है, उसको मैं बाद में डिस्कस करूंगी AS6 को। उसके पहले मैं डिस्कस कर रही थी अभी फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड के बारे में, डिफरेंट मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन में। तो पहला आता है फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। इसमें क्या करते हैं? ईच ईयर सेम अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, फिक्स अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन हम लोग चार्ज करते हैं। इसका अदर नेम है स्ट्रेट लाइन मेथड, और इसको हम लोग ओरिजिनल कॉस्ट मेथड से भी कह सकते हैं। सेकेंड मेथड इज डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। इसका अदर नेम क्या है? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड या रिटन डाउन वैल्यू मेथड भी हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट इज एन्युटी मेथड। एन्युटी मेथड में हम लोग एन्युटी वैल्यू है उसके बेसिस पे हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। देन डेप्रिसिएशन फंड मेथड मींस अ स्पेसिफिक फंड इज क्रिएटेड ईच ईयर। ओके, सो ये सारे हम लोग डिटेल में जाएंगे, बट अभी मैं आपको बता देती हूँ कि सारे मेथड्स के बारे में। इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड है, देन डिप्लीशन मेथड, रिवैल्यूएशन मेथड, मशीन आर रेट मेथड, SWOT मेथड जिसको सम ऑफ इयर्स डिजिट मेथड भी कहते हैं हम लोग, देन ग्लोबल मेथड, किलोमीटर मेथड। सो दीज आर द वेरियस मेथड्स फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन। वन बाय वन हम लोग ये सारे मेथड्स अभी डिस्कस करेंगे। बट बिफोर दैट मैं ये बता दूं कि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इफ नॉट गिवन, ओके, जब रेट ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन नहीं रहेगा तो हम लोग डेप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं? अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे? वी विल यूज दिस फॉर्मूला। व्हाट इज द फॉर्मूला? कॉस्ट ऑफ द एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू क्या होता है? इट इज ऑल्सो नोन एज रेसिडुअल वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू होता है कि जब आपका एसेट्स यूज करने लायक नहीं हो, ओके, जब एसेट्स का वैल्यू डिक्रीज हो जाए, यूजलेस हो जाए, और उस समय जब आप उस एसेट्स को बेचते हो तो फिर आप कुछ पैसे वहां से भी रियलाइज करते हैं। दैट इज द रेसिडुअल part or scrap part. So what is the formula when rate of depreciation is not given? Cost of the asset less scrap value divided by estimated working life of the asset. ठीक है, मीन्स हर एसेट का एक अपना वर्किंग लाइफ होता है।
सो जो भी एक्सपेक्टेड वर्किंग लाइफ यानी कि एस्टिमेटेड जो भी उसकी वर्किंग लाइफ हम लोग एसेस करते हैं उससे हम लोग डिवाइड करते हैं. नेक्स्ट मैं डिस्कस कर रही हूँ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन. सो व्हेन वी कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन, नेक्स्ट इज कि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैसे निकालोगे. सो एनुअल डेप्रिसिएशन जो आपका यहाँ निकला इनटू 100 डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ एसेट. मीन्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो भी रहेगा एसेट को एक्वायर करने में जो भी प्राइस आपने पे किया उससे आप डिवाइड करते हो. दैट इज द ओरिजिनल कॉस्ट. ओके. So when rate of depreciation is not given, we will use this formula. Okay. Next, if rate of depreciation is given, then it is very easy. क्या करोगे? Value of the asset means cost of the asset into whatever rate is given. So rate of depreciation divided by 100. Next, हम लोग अब डिस्कस करेंगे डेप्रिसिएशन में कि अकाउंटिंग स्टेप्स क्या क्या फॉलो करते हैं. So now we will discuss the journal of depreciation. सबसे पहला डेप्रिसिएशन में जर्नल एंट्रीज में बता रही हूँ. व्हेन एसेट इज परचेज्ड, जब एसेट परचेज करेंगे तो एंट्री क्या होगा? एसेट अकाउंट डेबिटेड होगा टू कैश अकाउंट होगा. ठीक है. अगर कैश में खरीदोगे तो एसेट अकाउंट डेबिटेड टू कैश होगा. अगर क्रेडिट में खरीदेंगे तो एसेट अकाउंट डेबिटेड टू वेंडर अकाउंट होगा. नेक्स्ट, व्हेन वी चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन द फिक्स एसेट. सो जब डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे हम लोग तो एंट्री क्या होगा? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू एसेट अकाउंट. नेक्स्ट, जब ट्रांसफर करेंगे डेप्रिसिएशन को पीएल अकाउंट में तो क्या होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट विल बी क्रेडिटेड. एट द एंड ऑफ द ईयर हम लोग डेप्रिसिएशन एक नॉन एक्सपेंस है तो उसको हम लोग पीएल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं. तो पीएल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे लाइक अदर एक्सपेंसेस, सो इट विल बी डेबिटेड इन द पीएल अकाउंट. तो एंट्री क्या होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू डेप्रिसिएशन अकाउंट. नेक्स्ट, जब एसेट को हम लोग सेल करेंगे तो क्या होगा? कैश आएगा और एसेट जाएगा. तो कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड एसेट अकाउंट विल बी क्रेडिटेड. यहाँ भी डेप्रिसिएशन को हम लोगों ने डेबिट क्यों किया? क्योंकि डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंस है, नॉन कैश एक्सपेंस है, सो इट विल बी डेबिटेड. और एसेट का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है इसलिए एसेट अकाउंट को हम लोगों ने क्रेडिट किया है. नेक्स्ट, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट. ओके. सो जब एसेट को बेचा और लॉस हुआ तो लॉसेस आर ऑलवेज डेबिटेड. तो स्टेटमेंट ऑफ पीएल को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे और एसेट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे. नेक्स्ट, प्रॉफिट के लिए वी विल पास द रिवर्स एंट्री. क्या हो जाएगा? एसेट अकाउंट डेबिटेड टू स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट. नेक्स्ट, व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट और accumulated depreciation account is maintained. Provision for depreciation क्या होता है? Provision is our known liability और depreciation के नेम से हम लोग पीएल अकाउंट से अलग हम लोग depreciation को set aside करते जाते हैं for purchase of the new asset और कह सकते हैं replacement of the asset. तो हम लोग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट या इसको हम लोग क्या कहते हैं? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट हम लोग तब मेंटेन करते हैं. In that case क्या एंट्री होगा? Depreciation is your expense, non-cash expense, so it will be debited, and provision is your liability, so increase in liability is always credited. So to provision for depreciation account or accumulated depreciation account. So these are the required entries which we will pass in depreciation. So entries अगर समझ में आ गया है तो लेजर अकाउंट बनाने में बहुत ही इजी होगा. सो नेक्स्ट हम लोग अब स्ट्रेट लाइन पे बेस्ड एक क्वेश्चन करेंगे. ठीक है. सी द क्वेश्चन. ए लिमिटेड परचेज अ मशीनरी ऑन 1st April 2013 फॉर ₹30,000. सो दिस इज योर फर्स्ट मशीन. ये पहली मशीन खरीदी गई. कितनी कॉस्ट है इसकी? 30,000. ठीक है. एंड ऑन 1st July 2014 it purchased another machine for ₹20,000. It means this is your second machine which is purchased on which date? On 1st of July 2014. And on 1st April 2015, it sold the machine purchased in 2013 for 23,500. जो फर्स्ट मशीन थी उसको 2015
2015 में 1 अप्रैल को सेल किया गया है. Next, and on the same date a new machine is purchased for 40,000. करना क्या क्वेश्चन में, मशीन अकाउंट प्रिपेयर करना है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन भी क्वेश्चन में गिवन है 10% पर एनम, और कितने इयर्स का हम लोग को लेजर अकाउंट बनानी है, 3 इयर्स की बनानी है. तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, वी विल शो द कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन. सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन करेंगे. ठीक है. सो फर्स्ट मशीन जो है वो किस डेट को परचेज हुई थी, 1 अप्रैल 2013 को परचेज हुई थी. कॉस्ट प्राइस था 30,000, रेट इज 10% और मंथ्स कितने आएंगे, 1 अप्रैल से टिल 31 दिसंबर तक हम लोग कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि बुक्स कब क्लोज हो रहा है, 31 दिसंबर को क्लोज हो रहा है. सो 30,000 इंटू 10% इंटू 9 मंथ्स, अप्रैल टू दिसंबर कितने मंथ्स आएंगे, 9 मंथ्स आएंगे. Okay, so we get 2250 as the amount of depreciation for this machine on this in this year. Okay, next इस ईयर में हमारे पास ये सेकेंड मशीन भी नहीं थी और ये थर्ड मशीन भी नहीं थी, इसलिए मैंने इसको कट कर दिया है. क्लियर. नेक्स्ट, अब दूसरा ईयर कौन सा आएगा, 2014 आएगा. 2014 में ये जो फर्स्ट मशीन है ये कंप्लीट 1 ईयर के लिए हमारे पास थी. इस ईयर में ये कंप्लीट 1 ईयर के लिए है. सो इस पे हम लोग डेप्रिसिएशन पूरा कंप्लीट 1 ईयर का चार्ज करेंगे. सो 30,000 इंटू 10/100, सो इट कम्स 3,000, राइट. एंड इन द सेम ईयर, मीन्स इन द सेकेंड ईयर, देयर इज अ न्यू परचेज ऑल्सो. सेकेंड मशीन परचेज हुआ, डेट ऑफ परचेज इज 1 जुलाई 2014. इसकी कॉस्ट कितनी थी, 20,000. रेट इज ऑल्सो नोन टू अस, 10%. And month will be starting from 1st July till 31st of December. So कितने months आ रहे हैं, 6 months आ रहे हैं. So 6/12 करोगे. So when we solve this, we get 1,000 as the depreciation on this second machine. अभी इस ईयर में हमारे पास सिर्फ 2 मशीन है, फर्स्ट मशीन और सेकेंड मशीन. थर्ड मशीन नहीं आया इसलिए मैंने कट किया. नेक्स्ट 2015 आते हैं. 2015 में क्या हुआ है कि जो फर्स्ट मशीन था ये सोल्ड हो चुका है. किस डेट को सेल हुआ है, जिस डेट को न्यू मशीन परचेज हुआ है. न्यू मशीन मींस थर्ड मशीन परचेज हुआ है 1 अप्रैल 2015 को. ओके, और इसी डेट को एक सोल्ड भी हुआ है, दैट इज द फर्स्ट वन. ठीक है, ये मशीन सेल हुआ है और ये मशीन परचेज हुआ है. सो ये किस डेट को सेल हुआ है, डेट ऑफ सेल हम लोग कौन सा लेंगे, 1 अप्रैल. तो इस ईयर में ये हमारे पास कितने दिन के लिए रहा, 3 मंथ्स के लिए रहा. जनवरी, फरवरी एंड मार्च, अप्रैल काउंट नहीं करेंगे बिकॉज 1 अप्रैल गिवन है. ओके, सो इसके ऊपर 3 मंथ्स का हम लोगों ने डेप्रिसिएशन निकाला. वी गेट 750 एज द डेप्रिसिएशन ऑन दिस मशीन. नेक्स्ट, सेकेंड मशीन इज कंप्लीटली फॉर 1 ईयर. सो इसके ऊपर कोई भी मंथ का प्रॉब्लम नहीं है, सीधा 10/100 करेंगे. सो 2000 आएगा. ओके, एंड थर्ड मशीन जो कि न्यूली परचेज मशीन है और ये लास्ट ईयर में दैट इज 2015 में परचेज हुई है. सो ये कितने मंथ के लिए हमारे पास रहा, 1 अप्रैल को हमने परचेज किया एंड टिल दिसंबर लेंगे तो कितने मंथ्स आ रहे हैं, 9 मंथ्स आर कमिंग ना. सो 9/12 करेंगे, वी गेट 3000. ओके, सो क्या हुआ है, इस ईयर में 1 अप्रैल को एक मशीन सोल्ड हुआ है और एक न्यू मशीन परचेज हुआ है. जो सेल हुआ है उसके ऊपर अब हम लोग क्या निकालेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस. सो आई हैव शोन द कैलकुलेशन हियर. Profit and loss on sale of first machine, right? So cost price of the machine is 30,000 and the total depreciation on it. Total depreciation means उसकी जो भी working life थी, like 3 years मैंने यहाँ पे लिया. So 3 years में जितने दिन तक हमारे पास वो मशीन रही तो वो सारे डेप्रिसिएशन को आप ऐड करेंगे. फर्स्ट ईयर में 2250, सेकेंड ईयर 3000 and 750. When we add all these 3 amount of depreciation, we get total depreciation as 6,000. Okay, when we deduct the total depreciation from the cost price of the machine, we get the written down value. Written down value कितना आ रहा है आपका, 24,000 आ रहा है. Okay, and sale value is also known to us, that is given in your question, 23,500. उसको आप यहाँ पे माइनस करेंगे and sale value is less than
in the WDV, it means it is a loss. ओके, सो जब लेजर पोस्टिंग करेंगे हम लोग तो उसमें लॉसेस को क्या करते हैं, डेबिटेट करते हैं. सो नेक्स्ट मशीनरी अकाउंट हम लोग प्रिपेयर करेंगे. फॉर्मेट उसका क्या रहेगा, लेजर का ही फॉर्मेट रहेगा. डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट. अगेन डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो एंड अमाउंट. जब हम लोग एसेट को परचेज करते हैं तो एंट्री क्या होता है, मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट. किस डेट को परचेज हुआ, 2013 में 1 अप्रैल को परचेज हुआ है. कितनी कॉस्ट थी उसकी, 30,000. ठीक है. डेप्रिसिएशन जब चार्ज करते हो क्या एंट्री होता है, बाय डेप्रिसिएशन होगा. क्यों, क्योंकि डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट. तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट होगा. ओके, सो इसमें कितने मंथ्स का हम लोगों ने डेप्रिसिएशन चार्ज किया था, 9 मंथ्स का. सो टोटल कितना आया, 2250. फिर इसको क्या करोगे, बैलेंस करोगे. सो 30,000 में से माइनस करेंगे 2250. कितना आया बैलेंसिंग फिगर, बैलेंस सीडी कितना आया, 27,750. फिर ये बैलेंस सीडी क्या होगा, नेक्स्ट ईयर में ब्रॉट डाउन हो जाएगा बैलेंस पीडी. ओके, और इस ईयर में हम लोगों ने 1 जुलाई को एक न्यू मशीन परचेज किया था. सो टू बैंक करोगे, मशीन परचेज करोगे तो क्या एंट्री होगा, मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट. सो 20,000 की न्यू मशीन परचेज हुई थी. मीन्स ये आपका फर्स्ट मशीन हो गया, ये आपका सेकेंड मशीन हो गया एंड दिस वन इज द थर्ड मशीन हो गया. ठीक है. सो इस ईयर में भी हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे. सो बाय डेप्रिसिएशन फर्स्ट मशीन पे कितना हो गया, 3,000. और जो न्यू परचेज हुआ था इसके ऊपर कितना डेप्रिसिएशन आ गया, 1,000. सो टोटल डेप्रिसिएशन कितना आया, 4,000. ओके, फिर हम लोग क्या करेंगे, इसमें से बैलेंसिंग करेंगे. बैलेंस सीडी आ जाएगा 43,750. बैलेंस विल बी ब्रॉट डाउन इन द नेक्स्ट ईयर एंड अगेन देयर इज अ न्यू परचेज इन दिस ईयर. सो टू बैंक होगा, मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट. कितना है, 40,000. और ये इस ईयर में क्या हुआ है, एक न्यू मशीन 1 अप्रैल 2015 को परचेज हुआ है और एक जो ओल्ड वन है, जो फर्स्ट मशीन था, वो क्या हुआ है, सोल्ड हुआ है. तो सेल करते हैं तो क्या एंट्री होता है, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट. तो क्या लिखोगे, बाय बैंक लिखोगे. कितने में सेल हुआ है, सी द क्वेश्चन, 23,500 में सेल हुआ था. तो 23,500 सेल वैल्यू दिखाओगे और वो इस ईयर में कितने मंथ के लिए था, 3 मंथ्स के लिए था. तो डेप्रिसिएशन कितना दिखाओगे, 3 मंथ्स का 750. ये कौन सी डेप्रिसिएशन है, जो मशीन सोल्ड हुआ था उसकी डेप्रिसिएशन है. और लॉस हुआ था, सो लॉसेज आर ऑलवेज डेबिटेड. तो एंट्री क्या हो जाएगा, पीएल अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट. सो लॉस कितने का हुआ था, 500 का. नेक्स्ट डेप्रिसिएशन, ये जो है वो रिमेनिंग जो एसेट्स हैं, जैसे कि सेकेंड मशीन और थर्ड मशीन, अभी भी हमारे बिजनेस में है सेकेंड मशीन और थर्ड मशीन. इसके ऊपर फिर से हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे इस ईयर में. तो उसका डेप्रिसिएशन टोटल अमाउंट कितना आया था, 5,000. दोनों के डेप्रिसिएशन को निकाल के हमने ऐड कर दिया हुआ है. ओके, और फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस कर देंगे. दैट इज बैलेंसिंग फिगर इज 54,000. सो इस तरीके से हम लोग क्या प्रिपेयर करेंगे, मशीन का लेजर अकाउंट प्रिपेयर करेंगे. सो हम लोग को प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैसे बनानी है, सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया था, डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन किया था. उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, उसका लेजर अकाउंट प्रिपेयर किया. सो नेक्स्ट मैंने एक क्वेश्चन लिया जिसमें कि अभी हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट नॉट मेंटेन एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन. और इसमें मैंने मेथड यूज किया स्ट्रेट लाइन मेथड ही, जो कि मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ. ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि आपको समझ में आ चुका है कि स्ट्रेट लाइन मेथड में हम लोग कैसे कैलकुलेशन करते हैं. डायरेक्टली मैंने लेजर अकाउंट प्रिपेयर कर दिया है. ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि 1 अप्रैल 2012 को एक एसेट परचेज हुआ जिसकी कॉस्ट कितनी है, 12 लाख. और 1 अक्टूबर 2014 में, मीन्स 2 साल के बाद उस एसेट को सोल्ड कर दिया गया. मीन्स कंप्लीट एसेट नहीं, अ पार्ट ऑफ द एसेट को सोल्ड कर दिया गया. कितने में, कॉस्टिंग कितने की थी, 80,000 की, और उसको सोल्ड कितने में किया हम लोगों ने, 45,000 में. राइट, एंड उसी डेट को, जिस डेट को हमने ओल्ड वन को डिस्पोज किया है, उसी डेट को एक न्यू एसेट को हम लोगों ने परचेज किया है. ओके, और यहाँ पे मेथड हम लोग कौन सा फॉलो करें, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड. मींस स्ट्रेट लाइन मेथड इज फॉलोड. रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज आल्सो गिवन, दैट इज 10% एनुअली, एंड बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 31st March each year.
ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं आपसे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन। उसमें हम लोग क्या बनाएंगे, मशीनरी का अकाउंट बनाएंगे। तो क्या होगा, मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, कितने का एसेट खरीदा गया है मशीनरी, 12 लाख का। At the end of the year, you will charge depreciation. Means on 31st March 2013, you will charge depreciation. So by depreciation हो जाएगा, depreciation कितना आ जाएगा, 1,20,000, 10% 12 लाख का, ओके। और फिर बैलेंस सीडी हमारा बैलेंसिंग फिगर निकल गया। इस बैलेंस सीडी को हम लोग ब्रॉट डाउन कर लेंगे, इस ईयर में हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे और ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस निकल गया। अगेन इस ईयर फिर ये ब्रॉट डाउन हो जाएगा नेक्स्ट ईयर में, और नेक्स्ट ईयर में 1 अक्टूबर 2014 को हमने एक नया एसेट फिर से परचेज किया है। सो टू बैंक अकाउंट हो जाएगा 1,58,000। नेक्स्ट बाय बैंक करेंगे हम लोग, सोल्ड किया हम लोगों ने, सो बाय बैंक होगा, परचेज करते हैं तो टू बैंक हो गया, सेल करेंगे तो क्या होगा, बाय बैंक, ओके। सो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट। सो 45,000 में उसको हम लोगों ने सोल्ड किया, और टिल द डेट ऑफ 1 अक्टूबर उसका डेप्रिसिएशन कितना आता है, 4,000 आता है। और रिमेनिंग जो एसेट्स हैं, ओके, रिमेनिंग मींस इसका जो रिमेनिंग पार्ट और ये जो न्यू एसेट परचेज हुआ उसका, दोनों का डेप्रिसिएशन मैंने यहाँ पे दिखाया है इतना, ओके। और लॉस ऑन सेल ऑफ द एसेट कितने का हुआ है, 15,000, और बैलेंस सीडी, क्लियर। सो ये सारा हम लोगों ने करके इस अकाउंट को क्लोज कर दिया। सो आपने इसमें सीखा क्या कि जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन था, तो मैंने क्या किया, डेप्रिसिएशन और मशीन का बैलेंस दोनों ही, डेप्रिसिएशन का बैलेंस और मशीन का बैलेंस दोनों एक ही अकाउंट में मैंने शो किया। नेक्स्ट मैं डिस्कस कर रही हूँ व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट इज मेंटेन्ड। जब मेंटेन होगा तो हम लोग मशीन का अपना अलग बैलेंस दिखाएंगे, डेप्रिसिएशन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट हम लोग अलग से एक स्पेशल अकाउंट मेंटेन करेंगे, दैट इज कॉल्ड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। और जो मशीनरी हमारा डिस्पोजल हुआ है उसके लिए भी मैंने यहाँ पे मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट का भी कंसेप्ट आपको यहाँ पे देने के लिए बना दिया है, क्लियर। सो सी हियर मशीनरी अकाउंट हम लोग जब बनाते हैं तो मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू क्या होगा, बैंक अकाउंट, जब हमने परचेज किया, ओके, और फिर वो क्लोज कर दिया। देखो यहाँ पे डेप्रिसिएशन मैंने नहीं दिखाया है, राइट, इसमें मैंने डेप्रिसिएशन नहीं दिखाया है, क्यों, क्योंकि ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन है, मींस सेपरेट हम लोग एक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के लिए भी अकाउंट बना रहे हैं, तो डेप्रिसिएशन उस समय हम लोग यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ठीक है। सो क्लोजिंग बैलेंस हो गया मशीन का, and then that balance will be brought down in the next year, okay, balance BD होगा, फिर ये balance CD होगा, and in the last year क्या हो रहा है, फिर बैलेंस CD आपका ब्रॉट डाउन हो गया, बैलेंस BD बन गया, और इस ईयर में हमने एक न्यू एसेट फिर से परचेज किया है, सो टू बैंक हो गया। और मशीनरी जो 80,000 की मशीन थी जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी, 80,000, उसको हम लोगों ने डिस्पोज किया। सो हम लोग यहाँ पे क्या दिखा देंगे, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट दिखा देंगे, क्योंकि इतने का कॉस्टिंग मशीन हमारा डिस्पोज हुआ है, और फिर हमारा बैलेंस सीडी निकल गया, क्लियर। नेक्स्ट हम लोग अब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। इसमें आप नोटिस किए होंगे कि यहाँ पे मैंने डेप्रिसिएशन कहीं भी मशीन के अकाउंट में नहीं दिखाया, राइट। अब देखो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट जब हम लोग बनाएंगे तो इसमें हम लोग कौन सी चीज को कंसीडर करेंगे, सिर्फ डेप्रिसिएशन अमाउंट को, ठीक है। सो एंट्री क्या होता है व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन्ड, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, बिकॉज़ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हमारे लिए क्या है, नॉन लायबिलिटी है, लायबिलिटी इज ऑलवेज credited. So क्या होगा, depreciation account debited to provision for depreciation account हो गया 1,20,000, then this balance will be closed down, ठीक है। depreciation को close करोगे, so balance CD में 1,20,000 आ गया, ये balance फिर हमारा brought down होगा, and then इस year का भी हम लोग depreciation charge करेंगे, as we are using straight line method, so amount of depreciation will remain same, okay, same amount of depreciation will be charged this year also. So 1,20,000, so 2,40,000. Now we get the balancing figure as this amount, okay, and this balance will be brought down here, okay. This year the depreciation is 4,000 on the asset which is sold off, and on the remaining it is this amount, okay. और मशीन जो हम लोगों ने डिस्पोज किया है उसके लिए हम लोग यहाँ पे दिखाएंगे मशीनरी डिस्पोजल 20,000 उस पर डेप्रिसिएशन था, और ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस आ गया, क्लियर। ये किसके अकाउंट है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का हमारा क्लोजिंग बैलेंस ये आता है। अब मैंने यहाँ पे मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट भी ले लिया हुआ है। मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट कब बनाते हैं हम लोग, जब कोई एसेट को हम लोग सोल्ड ऑफ करते हैं, और इसमें हम लोग अमाउंट कौन सा दिखाते हैं, आइटम्स कौन से दिखाते हैं,
रिलेटेड विद द सोल्ड मशीनरी। ओके, सो मशीन जो डिस्पोज हुआ था उसकी ओरिजिनल कॉस्ट कितने की थी? 80,000 की। तो हम लोग यहाँ पे क्या दिखाएंगे? टू मशीनरी दिखा देंगे और बाय प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन यहाँ पे हम लोग दिखाएंगे। सी यहाँ पे था मशीनरी डिस्पोजल लिखा हुआ, तो इसको आप यहाँ पे दिखा दोगे। बाय बैंक दिखाओगे, जो सोल्ड वैल्यू हम लोग रियलाइज किए, सेल वैल्यू 45,000 है, एंड स्टेटमेंट ऑफ पीएल मींस लॉस ऑन सेल ऑफ द machine is 15,000, right? And then when we balance it, there will be no balance left. Clear? So इसमें हम लोगों ने क्या सीखा? Provision for depreciation account is maintain होता है तो क्या होता है, और provision for depreciation account is not maintain होता है तो हम लोग क्या करते हैं? So next method में start करने वाली हूँ written down value method. So मैंने एक क्वेश्चन लिया है, पहले हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन कंप्लीट किया। नेक्स्ट मेथड कौन सा मैं डिस्कस करूंगी? रिटन डाउन वैल्यू मेथड पे बेस्ड एक क्वेश्चन मैंने लिया है, बहुत इजी क्वेश्चन लिया है। On 1st January 2013, some assets were purchased by A Limited at a cost price of 3,80,000. So इस डेट को एक एसेट परचेज हुआ है, कॉस्ट प्राइस इज 3,80,000 and were installed at a cost of rupees 20,000 and installation charge कितना है? 20,000 है। The agreed rate of depreciation is 10% per annum. Annually rate of depreciation कितना है? 10% per annum है on written down value method use करके। Some more assets were installed on 1st July 2013 at a cost of rupees 60,000. So same year में another asset purchase हुआ है जिसका कॉस्ट कितना है? 60,000। बट ये एसेट परचेज हुआ था जनवरी को और ये परचेज हुई है 1st जुलाई को। सो इस पे हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 1st जनवरी से दिसंबर और मार्च जो भी रहेगा हमारा अकाउंटिंग ईयर, ठीक है। और इसके ऊपर हम लोग 1st जुलाई टिल क्लोजिंग डेट ऑफ द ईयर हम लोग चार्ज करेंगे। इज इट क्लियर? Next, the firm again installed some more assets on 1st January 2016 at a cost of rupees 1 lakh. ठीक है। सो इस क्वेश्चन में हम लोगों ने कितने एसेट्स परचेज किए? 3 एसेट्स परचेज किए हैं और शो क्या करना है? एसेट अकाउंट कितने इयर्स के लिए? 4 इयर्स के लिए। और बुक्स क्लोज कब हो रहा है? 31st ऑफ दिसंबर को क्लोज हो रहा है। तो सबसे पहला स्टेप हम लोग क्या फॉलो करेंगे? कैलकुलेशन ऑफ depreciation. Okay, so see here, first assets जो है वो किस डेट को परचेज हुआ है? 1st जनवरी 2013 को परचेज हुआ है। कॉस्ट प्राइस इज 4 लाख। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज नोन टू अस, दैट इज 10%। सो कितना आ गया डेप्रिसिएशन? 40,000, राइट। सेकेंड एसेट फिर परचेज हुआ है, दिस डेट इज The purchase date is 1st of July 2013. सेकेंड एसेट हमारा 1st जुलाई 2013 को परचेज हुआ। सो इसके ऊपर डेप्रिसिएशन हम लोग 6 मंथ्स का चार्ज करेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम 1st जुलाई टिल क्लोजर ऑफ द ईयर। सो ईयर क्लोजेस ऑन 31st ऑफ डिसंबर। सो 6 मंथ डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज ऑन दिस एसेट। सो इट कम्स 3,000। नेक्स्ट ईयर क्या आया? 2014। तो 2014 में अब हम लोग क्या करेंगे? हम लोग रिटन डाउन वैल्यू कर रहे हैं। स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता था? ईच ईयर डेप्रिसिएशन रिमेन सेम, ओके। बट यहाँ पे क्या है? रिटन डाउन वैल्यू मेथड है। सो एसेट का जो रिड्यूस वैल्यू होता है उसके ऊपर हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। सो क्या करोगे? कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन। सो क्या निकल गया हमारा? WDV निकल गया, रिटन डाउन वैल्यू ऑफ द एसेट निकल गया। उसके ऊपर हम लोग 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, इट कम्स 36,000। ठीक है। सिमिलरली वी डू फॉर द सेकेंड एसेट्स। सेकेंड एसेट की कॉस्टिंग कितनी थी? ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट इज 60,000 एंड द डेप्रिसिएशन इन द फर्स्ट ईयर इज 3,000. सो दैट depreciation will be deducted here. We get 57,000 and the rate is known, that is 10%. So when we charge depreciation इट कम्स 5,700. इस ईयर में हम लोग कंप्लीट 1 ईयर का चार्ज कर रहे हैं क्योंकि इस ईयर में हमारे पास एसेट जो है वो कंप्लीट 12 मंथ्स के लिए है। नेक्स्ट ईयर कौन सी है? 2015. सेम मेथड वी विल अप्लाई। कॉस्ट प्राइस सॉरी नेक्स्ट रिटन ऑन वैल्यू कितना आ गया? 3,60,000 लेस करेंगे 36,000 इज द डेप्रिसिएशन। सो WDV क्या आया? 3,24,000। उस पर 10% डेप्रिसिएशन चार्ज किया तो कितना आ गया? 32,400. नेक्स्ट सेम वी विल डू फॉर द सेकेंड एसेट।
यहाँ भी कितना था WDV 57,000, उसमें से 5700 जो हमारा डेप्रिसिएशन सेकेंड ईयर में चार्ज हुआ उसको आपने लेस किया, तो वी गेट दिस अमाउंट एंड 10% इज द डेप्रिसिएशन ऑन दिस, सो वी गेट 5130. इज इट क्लियर? नेक्स्ट ईयर कौन सी आई? 2016. सो 2016 में फिर हम लोग वही ट्रीटमेंट कर रहे हैं. दिस इज आवर रिटन डाउन वैल्यू फॉर दिस एसेट एंड दिस इज योर डेप्रिसिएशन अमाउंट. सो written down value में से depreciation घटाया, again we get a new written down value and on this we charge depreciation at the rate of 10%. so हमारा ये निकल गया. ठीक है. second asset पे भी same treatment we will do. now in this year there is another asset purchase. ठीक है. इस ईयर में हमारा एक और एसेट परचेज हुआ है, that is the third asset. ठीक है. थर्ड एसेट्स हमारा परचेज किस डेट को हुआ है? तो 1 जनवरी 2016 को परचेज हुआ है. क्लियर? और इसकी कॉस्ट प्राइस क्या है? 1 लाख. तो इसमें 1 जनवरी को ही परचेज हुआ है, सो कंप्लीट 1 ईयर के लिए ये एसेट हमारे पास है इस ईयर में. सो हम लोग 10% चार्ज करेंगे, 10,000 आ गया. क्लियर? नेक्स्ट, सो आफ्टर डूइंग ऑल दिस कैलकुलेशन वी प्रिपेयर व्हाट? मशीनरी अकाउंट हम लोग बनाते हैं. ओके, मीन्स जो भी एसेट है, मशीन है, बिल्डिंग, कोई भी जो भी एसेट है उसका एसेट का अकाउंट प्रिपेयर करेंगे. यहाँ पे मैंने नेम ऑफ द एसेट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, सो वी विल कंसीडर योर एसेट. ओके, सो एसेट का अकाउंट बनाएंगे. सो व्हेन एसेट इज परचेज, एंट्री क्या होता है? एसेट अकाउंट डेबिटेड टू कैश, बैंक या वेंडर, कुछ भी. ठीक है. सो टू बैंक करेंगे बिकॉज इट इज अ कैश परचेज. मानते हैं हम लोग यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो. ठीक है. एंड ऑल द ट्रांजेक्शंस आर डन थ्रू बैंक, सो हम लोग यहाँ पे टू बैंक लिखेंगे. 3,80,000 इज द ओरिजिनल कॉस्ट एंड 20,000 वेर इंस्टॉलेशन चार्जेस ना. हाँ, इंस्टॉलेशन चार्जेस इज 20,000, सो इट कम्स 4 लाख. ओके, एंड व्हेन वी चार्ज डेप्रिसिएशन एट द एंड ऑफ द ईयर क्या होता है? बाय डेप्रिसिएशन हो जाएगा, क्योंकि एंट्री क्या होता है आपका? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू एसेट अकाउंट. सो बाय डेप्रिसिएशन दिखाएंगे. हमारे पास 2 एसेट था इस साल. ठीक है. एक और भी एसेट खरीदा गया था किस डेट को? 1 जुलाई को. सो टू बैंक हो गया. सो 4,60,000 इज द टोटल अमाउंट फॉर द एसेट. और डेप्रिसिएशन दोनों पे हम लोगों ने मिलाया. पहले वाले एसेट पे 40,000, दूसरे वाले पे 3,000. सो टोटल कितना आ गया? 43,000. इसको आप बैलेंस करते हो. बैलेंसिंग फिगर वी रिसीव 4,17,000. दैट बैलेंस CD becomes balance BD in the next year on 1st of January. 4,17,000. This year there is no new purchase of the asset, so directly we will charge depreciation for complete 1 year on both the assets. So we get this amount as the total depreciation on these two assets. This is your total amount of depreciation, and when we balance this account we get balancing figure as 3,75,300. Now this balance will be brought down here. ओके, एंड अगेन वी विल चार्ज डेप्रिसिएशन हियर. सो बाय डेप्रिसिएशन फिर हो जाएगा. दोनों एसेट्स हमारे पास 2 ही एसेट्स हैं, इसलिए 2 डेप्रिसिएशन का अमाउंट मैंने सम अप करके यहाँ पे फाइनल कॉलम में लिखा है. ठीक है. एंड देन वी गेट द बैलेंसिंग फिगर एज दिस अमाउंट. दैट बैलेंस will be brought down in the next year as balance BD, and this year there is again a new purchase. ठीक है. एक नया एसेट हमने परचेज किया है, that is on 1st of January. ओके, उसकी कॉस्ट प्राइस क्या थी? 1 लाख. एंड डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन दिस assets. Now we have 3 assets now, so 3 depreciation amount I have written here. ठीक है. 3 अमाउंट हमने लिखा है डेप्रिसिएशन का. टोटल सम अप करके कितना आ रहा है? इतना आ रहा है. एंड देन वी बैलेंस दिस अकाउंट. वी गेट बैलेंसिंग फिगर है 3,93,993. सो इन दिस वे वी प्रिपेयर एसेट अकाउंट. सो आप लोगों ने क्या डिफरेंस देखा स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटन डाउन वैल्यू मेथड में? कोई डिफरेंस दिखा? एसेट के अकाउंट में मीन्स जब भी हम कोई एसेट का अकाउंट प्रिपेयर करते हैं किसी भी मेथड से, तो अकाउंट में कोई चेंजेस नहीं आया. ठीक है. क्योंकि एसेट का अकाउंट जिस प्रिंसिपल पे, जिस मेथड से बनाया जाता है वो वैसे ही बनेगा. ठीक है. लेकिन कैलकुलेशन में हम लोगों ने नोटिस किया कि कुछ चेंजेस हुआ. वहाँ पे डायरेक्टली हम लोग क्या करते थे कि ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट्स पे डेप्रिसिएशन चार्ज करते थे, और यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया? WDV रिटन डाउन वैल्यू ऑफ द एसेट पे हम लोगों ने डेप्रिसिएशन चार्ज किया. दिस इज द ओनली डिफरेंस. ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन मैंने इसलिए नहीं लिया कि क्लियरली आपको रिटन डाउन वैल्यू मेथड समझ में आ जाए. सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मेथड मैंने जो लिया है वो है एनिटी मेथड. सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगी कि एनिटी मेथड क्या होता है. हम लोग इसमें डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करते हैं एनिटी टेबल से,
और ये मेथड सुटेबल होता है जहां पे कि मोर कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगा वैसे एसेट्स के लिए. इट इज नॉट सुटेबल फॉर दोज एसेट्स वेयर कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज लेस. कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज्यादा कहाँ पे होगा? से फॉर एग्जाम्पल लीज होल्ड प्रॉपर्टी है, उसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट क्या होगा? ज्यादा होगा. तो वैसे एसेट्स में हम लोग एनईटी मेथड का यूज करते हैं, राइट, टू नो द डेप्रिसिएशन. यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग यहाँ पे अज्यूम करते हैं कि अगर हम लोग कोई एसेट्स परचेज ना करते तो वो पैसे हम लोग कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते, और कहीं इन्वेस्ट करते तो वहां से हम लोग इंटरेस्ट अर्न करते, राइट. और इस मेथड का ड्रॉबैक एक और है कि ईच ईयर डेप्रिसिएशन विल रिमेन सेम. एसेट्स का वैल्यू डिक्रीज करता है, ठीक है, इंटरेस्ट हमारा डिक्रीज करता है, लेकिन हमारा जो डेप्रिसिएशन अमाउंट है वो फिक्स्ड रहता है, जो कि हमारे प्रॉफिट एंड लॉस को क्लियरली डिस्क्लोज नहीं करता है, ठीक है. सो नेक्स्ट अब मैं एक क्वेश्चन लेती हूं और इस क्वेश्चन से मैं इस मेथड को और क्लियरली डिस्कस करूंगी, ठीक है. सो दिस इज योर क्वेश्चन. ऑन 1st January 1998, Ramesh acquired a lease for a period of 3 years. So lease कितने years के लिए ली गई है? 3 years के लिए, for rupees 20,000. And leasehold property का costing कितना? 20,000. And decided to write off depreciation by the annuity method charging interest at 5%. The annuity to provide for rupees 1 for 3 years at 5% interest is this amount. So this is your annuity value. ये कहां से लिया गया? एनिटी टेबल से लिया गया है कि 1 रुपीज 3 इयर्स के लिए 5% इंटरेस्ट रेट से कितना होगा एनिटी वैल्यू? ये अमाउंट होगा. और नेक्स्ट क्या है? प्रिपेयर लीज अकाउंट फॉर 3 इयर्स. सो टाइम पीरियड कितने इयर्स का लीज हम लोगों ने लिया? 3 इयर्स का हम लोगों को शो करना है, ठीक है. सो सबसे पहली चीज कि इसमें डेप्रिसिएशन का अमाउंट नहीं दिया हुआ है. तो डेप्रिसिएशन का अमाउंट नहीं दिया है तो हम डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज करेंगे? So firstly, we need to find out the amount of depreciation by using the annuity table. So हमारा cost of the प्रॉपर्टी कितना था? लीज होल्ड प्रॉपर्टी 20,000 था, और एन्युटी टेबल से हम लोगों ने एन्युटी वैल्यू कितना देखा है? ये अमाउंट हमारा क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज एन्युटी वैल्यू फ्रॉम विच इज टेकन फ्रॉम द एन्युटी टेबल. And so the total amount of depreciation to be invested to be charged each year will be 7344.16. मीन्स हर साल मैंने अभी जैसा बताया कि each year हमारा depreciation amount क्या रहेगा? सेम रहेगा, ठीक है. सो ये जबकि ये ऐसा होना नहीं चाहिए, राइट. सो अब नेक्स्ट मैं क्या कर रही हूँ, इसको मैंने डेप्रिसिएशन अमाउंट निकाल लिया. अब हम लोग लीज होल्ड अकाउंट बनाएंगे. लीज क्या है? नेम ऑफ द एसेट इज लीज. सो एसेट्स का हम लोग अकाउंट बना रहे हैं. सो 1998 में 1st जनवरी को जब हम लोगों ने लीज परचेज किया तो एंट्री क्या होगा? लीज अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट. सो कितने का लीज था? 20,000 का. नाउ वी विल चार्ज डेप्रिसिएशन. सो डेप्रिसिएशन कितना होगा? दिस अमाउंट which we have calculated from the annuity table. Okay. सो डेप्रिसिएशन हमारा देखो हर साल का डेप्रिसिएशन हमारा क्या है? कॉमन है. डेप्रिसिएशन हर साल का क्या है? सेम है. सो ये डेप्रिसिएशन ईच ईयर हम लोग चार्ज करेंगे, और जो इंटरेस्ट होगा फर्स्ट ईयर बुक वैल्यू ऑफ द एसेट पे होगा. बुक वैल्यू इज 20,000. 20,000 पे हम लोगों ने डेप्रिसिएशन चार्ज किया. 5% इज द इंटरेस्ट रेट. सो सॉरी, इंटरेस्ट हम लोगों ने इस बुक वैल्यू पे चार्ज किया. एसेट के ओरिजिनल कॉस्ट पे 20,000 पे 5% हम लोगों ने चार्ज किया. कितना आ गया? 1,000, ठीक है. सो टोटल अमाउंट इज 21,000. एंड इसको हम लोगों ने क्या किया? क्लोज किया. दिस इज योर बैलेंसिंग फिगर, ठीक है. बैलेंस हमारा फर्स्ट ईयर का ये है. नाउ दिस बैलेंस विल बी ब्रॉट डाउन हियर. दिस ईयर वी विल चार्ज इंटरेस्ट ऑन द रिड्यूस बैलेंस ऑफ द एसेट, ठीक है. एसेट का जो रिड्यूस बैलेंस है उसके ऊपर हम लोग इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, ठीक है. यहाँ पे अज्यूम क्या किया जाता है कि अगर हम लोग ये एसेट को परचेज नहीं करते तो कहीं ना कहीं पैसा हम इन्वेस्ट करते और वहां से हम लोग 5% इंटरेस्ट अर्न करते, राइट. सो फिर हम लोगों ने ये रिड्यूस बैलेंस ऑफ द एसेट पे हम लोगों ने इंटरेस्ट निकाला 5% से. ये अमाउंट हमारा आएगा. और डेप्रिसिएशन हम लोग ईच ईयर तो सेम ही अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं, और ये डेप्रिसिएशन हम लोगों ने कहाँ से
कैलकुलेट किया है, एनईटी टेबल के मदद से कैलकुलेट किया है। सो इस ईयर का भी डेप्रिसिएशन हमारा सेम रहेगा और ये हमारा क्या आ गया, बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, बैलेंस क्लोज डाउन कितना हुआ, 69 दिस अमाउंट। ओके, ये बैलेंस फिर हमारा ब्रॉट डाउन होगा क्योंकि हम लोग को लीज अकाउंट कितने इयर्स का प्रिपेयर करना है, 3 इयर्स का करना है। सो ये ब्रॉट डाउन हो गया। दिस ईयर ऑल्सो वी विल कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन विच अमाउंट, ऑन द रिड्यूस बैलेंस ऑफ द एसेट अकाउंट पे। ठीक है, एसेट के जो रिड्यूस वैल्यू है उस पे हम लोगों ने निकाला 5% इंटरेस्ट, सो इतना आ गया आपका। और फिर हम लोगों ने इस ईयर भी डेप्रिसिएशन चार्ज किया। सो बाय डेप्रिसिएशन होगा, जब डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो तो एंट्री क्या होता है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू एसेट अकाउंट। सो वही डेप्रिसिएशन हम लोगों ने चार्ज किया। फिर इसको हम लोगों ने लास्ट ईयर में हम लोगों ने देखा कि हमारे दोनों साइड क्या हुआ, इक्वल हो गया। मीन्स हमारा एसेट का रिड्यूस वैल्यू प्लस द इंटरेस्ट अमाउंट इज इक्वल टू द व्हाट, डेप्रिसिएशन अमाउंट। ठीक है, और कॉस्ट ऑफ द एसेट से ज्यादा डेप्रिसिएशन तो हम लोग चार्ज नहीं कर सकते। एक चीज तुम लोगों ने नोटिस किया होगा कि इंटरेस्ट को हम लोगों ने यहाँ पे क्रेडिट किया है। यहाँ पे इंटरेस्ट क्या हुआ, इनकम हुआ हमारा, क्योंकि अगर हम लोग ये एसेट नहीं परचेज किए होते तो हम लोग ये पैसे को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते और वहां से हम लोग इंटरेस्ट अर्न करते, राइट। सो यहाँ पे इंटरेस्ट को हम लोग कैसे दिखाएंगे, एज एन इनकम दिखाएंगे, राइट। और अगर क्वेश्चन में पूछता है कि चार्ज क्या चार्ज करेंगे हम लोग पीएल अकाउंट में, ठीक है, सो हम लोग इसमें हमारा रिवेन्यू कौन कितना जनरेट होगा और हमारा एक्सपेंसेस कितना है। सो ये इंटरेस्ट हमारे लिए क्या हो गया, रिवेन्यू हो गया, और ये डेप्रिसिएशन हमारे लिए क्या हुआ, एक्सपेंस हुआ। सो जब हम लोग प्रॉफिट और लॉस निकालने की कोशिश करेंगे तो डेप्रिसिएशन को हम लोग डिडक्ट करेंगे और ये इंटरेस्ट को हम लोग इनकम ट्रीट कर रहे हैं उसको हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। सो एक बार मैं फिर से कंक्लूड कर देती हूँ, एनईटी मेथड में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एनईटी टेबल के मदद से सबसे पहले डेप्रिसिएशन का अमाउंट फाइंड आउट करते हैं। एनईटी टेबल का वैल्यू आपका गिवन है कि 3 इयर्स का 1 रुपीज का 5% से क्या एनईटी वैल्यू होगा, दिस वैल्यू। ठीक है, और हम लोग यहाँ पे अज्यूम करते हैं कि अगर हम लोग ये एसेट, ये प्रॉपर्टी, ये लीज होल्ड प्रॉपर्टी या कोई भी एसेट्स जो है वो हम लोग अगर परचेज नहीं करते तो वो पैसे को हम लोग कहीं इन्वेस्ट करते, और इन्वेस्ट करते तो वहां पे हम लोग फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हम लोग इंटरेस्ट अर्न करते, राइट। सो इंटरेस्ट यहाँ पे हमारे लिए क्या हो जाएगा, इनकम हो जाएगा, और उसको हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। और ये जो इंटरेस्ट है ईच ईयर इंटरेस्ट पे देख सकते हो यहाँ से कि वो क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। क्यों, क्योंकि हम लोग फर्स्ट ईयर में तो बुक वैल्यू पे निकाल रहे हो, एसेट के बुक वैल्यू पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करे, बट लेटर ऑन सब्सिक्वेंट ईयर्स में हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग रिड्यूस बैलेंस ऑफ द एसेट्स पे इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, राइट। सो ये इंटरेस्ट हमारे लिए क्या हुआ, यहाँ पे इनकम हुआ, राइट। सो ये कैसे एसेट्स के लिए मीन्स हम लोग यूज करते हैं जिसमें कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट यूज होगा, लार्ज होगा, वैसे मीन्स स्मॉल इन्वेस्टमेंट के लिए हम लोग इस मीन्स मेथड को अप्रोप्रिएट नहीं समझते। सो नेक्स्ट मेथड मैंने लिया हुआ है कौन सा, इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड। इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड में क्या होता है, जिस दिन हम लोग कोई एसेट परचेज करते हैं उसी दिन अलोंग विद द परचेज ऑफ एसेट वी आल्सो परचेज अ पॉलिसी। ठीक है, सो हम लोग उसके साथ एक पॉलिसी खरीदते हैं और उस पॉलिसी का हम लोग प्रीमियम पे करते हैं। कब तक प्रीमियम करेंगे, जब तक पॉलिसी मैच्योर हो जाए तब हम लोग प्रीमियम स्टॉप करेंगे। ठीक है, जैसे कि मीन्स एक एसेट को आपने खरीदा और उस पर आप डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, राइट। सो डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट होगा उसको हम लोग कहाँ से चार्ज करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से चार्ज करते हैं। तो हमारा एंट्री क्या होता है, पीएल अकाउंट डेबिटेड टू डेप्रिसिएशन अकाउंट होता है। सो हम लोग डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट है वो प्रॉफिट से चार्ज करते हैं और इस डेप्रिसिएशन के अमाउंट को हम लोग प्रीमियम के पॉलिसी में पे करते हैं, राइट। और ये प्रीमियम हम लोग तब तक पे करेंगे जब तक कि हमारा पॉलिसी मैच्योर ना हो जाए। ठीक है, सो जब पॉलिसी मैच्योर होगा तो हम लोगों को मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा और उससे हम लोग न्यू एसेट्स परचेज कर सकते हैं। और इस मेथड को हम लोग कहाँ पे यूज करेंगे, वैसे एसेट्स के लिए जिसका वर्किंग लाइफ एंड होने के बाद, मीन्स एसेट्स का वर्किंग लाइफ एंड होने के बाद हम लोगों को एसेट्स को रिप्लेस करना होता है।
ठीक है। सो वैसे एसेट्स के लिए हम लोग इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड यूज करते हैं, लेकिन इस मेथड के कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, क्योंकि इसमें हम लोग एक फिक्स अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन ईच ईयर चार्ज कर रहे हैं प्रॉफिट से। ठीक है। सो जो हमारा प्रॉफिट है उसमें हमारा डेप्रिसिएशन जो है वो फिक्स अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन ईच ईयर हमारा चार्ज हो रहा है। तो प्रॉफिट जो है वो मींस क्लियरली डिस्क्लोज नहीं करेगा, रियल प्रॉफिट डिस्क्लोज नहीं करेगा। ये इस मेथड का एक ड्रॉबैक है। ठीक है। सो मैंने एक क्वेश्चन एक लिया है इस मेथड को और भी क्लियरली एक्सप्लेन करने के लिए। सी योर क्वेश्चन हियर। A purchase a machinery for rupees 1000. So cost of the machine is 1000, which is expected to last for 3 years. और ये मशीन की वर्किंग लाइफ कितनी इयर्स अज्यूम की गई है? 3 years. He is informed that it's a scrap value will realize rupees 125. Scrap value क्या होता है? Residual value. अब residual value क्या होता है? Means assets का जब working life end होगा उस समय वो जो assets का टूटा फूटा पार्ट है उसको भी अगर हम लोग सेल करेंगे तो उससे कुछ हम लोगों को रियलाइज मीन्स कुछ अमाउंट रियलाइज हम लोग करेंगे। ठीक है। यानी कह सकते हैं कि एसेट का जो स्क्रैप पार्ट बचा है उसकी कॉस्टिंग कितनी है? 125। He decided to purchase an endowment policy for 3 years for a sum of rupees 875. सो 875 का हमने एक क्या लिया? जितना हमारा एसेट का वैल्यू था उतने का हम लोगों ने एक पॉलिसी भी परचेज किया 875 और प्लस उसका जो रेसिडुअल वैल्यू उसको ऐड करते हैं, इट इज इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ द एसेट, राइट। द एनुअल प्रीमियम हमारा कितना चार्ज करना है हर साल? मींस हम लोग डेप्रिसिएशन कितना चार्ज करेंगे? 275 करेंगे। और ये डेप्रिसिएशन हम लोग कहां से लेते हैं? प्रॉफिट से लेते हैं। प्रिपेयर डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट, ओके, एंड डेप्रिसिएशन फंड, पॉलिसी अकाउंट एंड द मशीनरी अकाउंट। सो यहाँ पे हम लोग को 3 अकाउंट बनाना होगा। ठीक है। सो मैंने ये लेजर बनाया हुआ है और इस लेजर से ही मैं जर्नल भी डिस्कस कर लूंगी। ठीक है। सी हियर, जब भी आप एक एसेट परचेज करते हो तो एंट्री क्या होता है? एसेट अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। सो हम लोगों ने यहाँ पे मशीन खरीदा, तो मशीन खरीदोगे तो एंट्री क्या होगा? मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। ये एंट्री आपका सिर्फ फर्स्ट ईयर में होगा। तो आप लेजर में कैसे दिखाते हो? मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। ठीक है। कॉस्ट ऑफ द एसेट इज 1000। ठीक है। दूसरा, अब हम लोग क्या करते हैं? पॉलिसी का प्रीमियम जो है पे करेंगे। ठीक है। और वो कहां से चार्ज होता है? प्रॉफिट से, क्योंकि डेप्रिसिएशन कहां से चार्ज होता है? प्रॉफिट से। सो डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट है उसको हम लोग कहां पे ट्रांसफर करेंगे? एक फंड में। तो एंट्री क्या होगा? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट। और ये जो डेप्रिसिएशन है वो कहां से चार्ज होता है? पीएल से। तो एंट्री क्या होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब इस दोनों एंट्री को मैंने क्या किया है? कंबाइन करके एक एंट्री में कन्वर्ट कर लिया। तो एंट्री फाइनली हमारा क्या हुआ? डेप्रिसिएशन एक डेबिट में था और एक क्रेडिट में था, दोनों क्या हुआ? कैंसिल हो गया। सो फाइनल एंट्री क्या हुआ? पीएल अकाउंट डेबिटेड टू डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट। सो हमारा एंट्री क्या होगा फर्स्ट ईयर में? पीएल अकाउंट डेबिटेड टू डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट। क्लियर? अब इस फंड को हम लोग क्या करेंगे? क्लोज करेंगे। पीएल अकाउंट को क्लोज करेंगे। सो डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट को हम लोग क्लोज करेंगे तो 275 एंड ये क्या आ जाएगा? बैलेंस सीडी हमारा आ जाएगा 275। क्लियर? ये बैलेंस सीडी फिर हमारा क्या हो जाएगा? ब्रॉट डाउन हो जाएगा 275। ओके। अब देखो डेप्रिसिएशन फंड पॉलिसी अकाउंट की बात करती हूँ मैं। तो डेप्रिसिएशन फंड पॉलिसी अकाउंट में आपने एक पॉलिसी परचेज किया। किस डे को परचेज करोगे? जिस डेट को आपने एक एसेट परचेज किया। तो एंट्री क्या आता है? डेप्रिसिएशन फंड पॉलिसी अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। ओके। सो पॉलिसी जो हमने परचेज किया था, कितने का पॉलिसी था? सी हियर, पॉलिसी हमारा ये था। ओके। और एनुअल प्रीमियम हमने कितना पे करना था? 275। ओके। सो डेप्रिसिएशन फंड पॉलिसी अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट हम लोग कितना पे कर रहे हैं? 275 पे कर रहे हैं। ओके। प्रीमियम अमाउंट इज 275। सो
एंट्री क्या हुआ, डेप्रिसिएशन फंड पॉलिसी अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट 275, इसको फिर क्लोज कर दिया हम लोगों ने, तो 275 आ गया आपका क्लोजिंग बैलेंस। ये भी आपका क्या हो जाएगा, ब्रॉट डाउन होगा। सेकेंड ईयर में कौन सी एंट्री आपकी नहीं होगी, फिर से एसेट्स को आपने परचेज नहीं करने हैं, ठीक है ना। एसेट के अकाउंट को देखो क्लोज किया है, बैलेंस सीडी हो गया 1000, ये बैलेंस सीडी क्या हो गया, ब्रॉट डाउन हो गया। फिर इसको हम लोगों ने क्लोज कर दिया, फिर इसको हम लोगों ने नेक्स्ट ईयर थर्ड ईयर में क्या हुआ, ब्रॉट डाउन हो गया बैलेंस बीडी। और हम लोगों ने मशीन के अकाउंट को क्लोज किया, तो उसको कहां पे ट्रांसफर किया, डेप्रिसिएशन फंड में, क्योंकि हमारा पॉलिसी का पैसा कितने का है 875। तो एंट्री क्या होगा, डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट में क्लोज करेंगे, तो डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट को तो 875 आया। और आपका एसेट्स का जो रेसिडुअल वैल्यू था, ठीक है, रेसिडुअल वैल्यू मींस द स्क्रैप वैल्यू, हम लोग कितना रियलाइज कर रहे थे 125। सो हम लोग यहाँ पे बैलेंस सीडी में दिखा देंगे वो स्क्रैप वैल्यू 125, क्योंकि अभी भी हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द मशीन कितना है 125। इज इट क्लियर। सो दोनों साइड हमारा कितना आ गया 1000। नेक्स्ट डेप्रिसिएशन फंड में अब क्या होगा अकाउंट में, फिर ये बैलेंस सीडी जो था वो क्या हो गया, ब्रॉट डाउन हो गया, ये बैलेंस सीडी ब्रॉट डाउन हो गया सेकेंड ईयर में। इस ईयर भी हम लोग पीएल से कितना पैसा लेंगे, पॉलिसी का प्रीमियम भरने के लिए 275, फिर वही एंट्री पीएल अकाउंट डेबिटेड टू डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट, ओके। एंड फिर ये बैलेंस सीडी हमारा बैलेंसिंग फिगर निकला, ये बैलेंस को हम लोगों ने यहाँ पे ब्रॉट डाउन कर लिया, और यहाँ पे हम लोगों ने फिर पीएल से प्रीमियम को पे किया, तो 275 इज द प्रीमियम, ओके। नाउ वी क्लोज द मशीनरी अकाउंट बाय ट्रांसफरिंग इट टू डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट, तो क्या होगा, डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट डेबिटेड टू क्या हो जाएगा यहाँ मशीनरी अकाउंट। आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे डेप्रिसिएशन फंड दिखाया है, ओके। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके अकाउंट में क्या लिखोगे, टू मशीनरी लिखोगे, दोनों साइड आप करोगे, तो ये आपका डेप्रिसिएशन फंड पॉलिसी अकाउंट आपका बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा 875, this side also 875, right? Okay, now see the depreciation fund policy account. depreciation fund policy account फर्स्ट ईयर में हम लोगों ने 275 प्रीमियम पे किया, वो क्लोज हो गया, फिर ब्रॉट डाउन हो गया, फिर इस साल का भी प्रीमियम पे किया 275, ये फिर क्लोज हो गया, ओके। This is your balancing figure. Now the balance will be brought down. This year also we pay the premium amount 275, okay. And हम लोग को जब पॉलिसी थर्ड ईयर में मैच्योर हो जाएगा, तो हम लोगों को पैसा रिसीव होगा, कितना रिसीव होगा, बाय बैंक। यहाँ पे एंट्री क्या हो रहा है, बैंक अकाउंट डेबिटेड, लास्ट ईयर में ही एंट्री होगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डेप्रिसिएशन फंड पॉलिसी अकाउंट, ओके। सो 875 हम लोग यहाँ पे बैंक अकाउंट से रियलाइज करेंगे पॉलिसी मैच्योर होने पे, और फिर ये बैलेंस बीडी हुआ, और टू बैंक अकाउंट हम लोगों ने फिर पॉलिसी का प्रीमियम जो भरा था वो 275 हो गया। अब इस अकाउंट को फिर हम लोगों ने क्लोज किया बाय ट्रांसफरिंग इट टू डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट, तो 50 रुपीज, ठीक है। आप यहाँ पे देख रहे हो, जब आपने डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट बनाया वहां पे आपने क्या लिखा है, डेप्रिसिएशन फंड पॉलिसी अकाउंट, और यहाँ पे फिर आपने क्या लिखा है, डेप्रिसिएशन। जब फंड पॉलिसी अकाउंट बनाएंगे तो वहां पे आप क्या लिखेंगे, डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट लिखेंगे 50, क्लियर। सो इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड में हम लोगों ने क्या सीखा कि हम लोग जिस दिन एक एसेट को परचेज करते हैं, along with the purchase of asset, we also purchase a policy in the name of the asset, and each year we pay insurance premium बाय यूजिंग द डेप्रिसिएशन अमाउंट, ठीक है। डेप्रिसिएशन अमाउंट को हम लोग क्या करते हैं, उसी अमाउंट से हम लोग इंश्योरेंस प्रीमियम को पे करते हैं, और वो पॉलिसी फिर मैच्योर हो जाता है एट द एंड ऑफ द वर्किंग लाइफ ऑफ द एसेट, एंड वी रिसीव द फुल अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस अमाउंट, और उस अमाउंट को हम लोग एसेट को रिप्लेस करने में यूज करते हैं। इस मैथड में मेरिट क्या देखा हम लोगों ने कि डेप्रिसिएशन फंड मेथड की तरह यहाँ पे हमारे फंड का वैल्यू मींस हमारे पॉलिसी का जो वैल्यू है वो हमारा डिक्रीज नहीं होगा, इंक्रीज नहीं होगा, तो वो डिक्रीज भी नहीं होगा। जितने का हम लोगों ने पॉलिसी लिया है उतना मींस इक्वल अमाउंट हम लोग रियलाइज करेंगे। सो नेक्स्ट मेथड मैं डिस्कस करूंगी डेप्रिसिएशन फंड मेथड। इस मेथड में क्या होता है,
एक स्पेशल फंड हम लोग क्रिएट करते हैं बाय द नेम डेप्रिसिएशन फंड या सिंकिंग फंड, और ईच ईयर डेप्रिसिएशन का पैसा इस फंड में ट्रांसफर होता है और इस फंड को हम लोग इन्वेस्ट कर देते हैं और इससे हम लोग नेक्स्ट ईयर से इंटरेस्ट रिसीव करते हैं। नेक्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन का पैसा प्लस इंटरेस्ट का पैसा फिर से री इन्वेस्ट होता है और ये प्रोसेस चलता रहता है टिल द एफिशिएंट वर्किंग लाइफ ऑफ द एसेट एंड होता है जब, ठीक है, मीन्स एट द एंड ऑफ द एफिशिएंट वर्किंग लाइफ ऑफ द एसेट। और उस समय हम लोग क्या करते हैं, इस इन्वेस्टमेंट को हम लोग सेल करते हैं और उससे जो भी पैसे हम लोग रिसीव करते हैं उससे न्यू एसेट्स को परचेज करते हैं, राइट। सो अभी मैं पहले जर्नल एंट्रीज डिस्कस करूंगी क्योंकि ये सारे काम हम लोग जर्नल एंट्रीज की मदद से करते हैं। ओके, सो सबसे पहली बात कि जब हम लोगों ने एसेट को परचेज किया, ओके, एट द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट ईयर व्हेन एसेट इज परचेज, तो एंट्री क्या हो जाएगा, एसेट अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट या वेंडर अकाउंट, राइट। नेक्स्ट, एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर हम लोग ईयरली डेप्रिसिएशन जो चार्ज करते हैं, इसमें देखो ये दो एंट्री पास करो या फिर एक कंबाइंड एंट्री पास करो, ठीक है, आपका चॉइस है, जो मन करे वो कर सकते हो। क्या एंट्री पहला हो जाएगा, डेप्रिसिएशन के पैसे को हम लोग डेप्रिसिएशन फंड में भेजेंगे, तो एंट्री क्या होगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू डेप्रिसिएशन फंड, और फिर इस डेप्रिसिएशन के अमाउंट को एट द एंड ऑफ द ईयर पीएल अकाउंट में भेजते हैं हम लोग, तो क्या एंट्री होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है। सो यहाँ पे डेप्रिसिएशन कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एक डेबिट में है और एक क्रेडिट में है। अब क्या बचा हमारे पास, पीएल अकाउंट डेबिटेड हो जाएगा और डेप्रिसिएशन फंड। सो ये दो एंट्री के बदले हम लोग एक एंट्री ये पास कर सकते हैं, पीएल अकाउंट डेबिटेड टू डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट, राइट। नेक्स्ट क्या होगा, अब इस फंड को हम लोग क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, तो जब फंड को इन्वेस्ट करेंगे तो एंट्री क्या होगा, डेप्रिसिएशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। इन्वेस्टमेंट हमारा एसेट है तो वो डेबिट हो जाएगा और पैसा जा रहा है तो वो क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट, एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर, ठीक है, सेकेंड ईयर में हम लोग क्या करेंगे, इंटरेस्ट के पैसे को रिसीव करेंगे क्योंकि इन्वेस्टमेंट हम लोगों ने फर्स्ट ईयर किया, सेकेंड ईयर से हम लोग क्या होगा, इंटरेस्ट का पैसा रिसीव होगा, इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट का पैसा रिसीव होगा, तो क्या होगा, एंट्री बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन डेप्रिसिएशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, राइट। और फिर इस इंटरेस्ट के पैसे को भी हम लोग फंड में ट्रांसफर करेंगे, सो एंट्री क्या होगा, इंटरेस्ट यहाँ पे इनकम था तो वो क्रेडिट हो गया, जब इसको फिर से हम लोग कहीं ट्रांसफर कर रहे हैं, कहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं, डेप्रिसिएशन फंड में, तो ये इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, तो इंटरेस्ट ऑन डेप्रिसिएशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड टू डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट हो जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट, इसके बदले में हम लोग एक कॉमन एंट्री भी कर सकते थे, ठीक है, क्योंकि इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और कैश अकाउंट डेबिटेड टू डेप्रिसिएशन फंड हो सकता है, ठीक है। ये दो एंट्री पास करें या सिंपल एक एंट्री हम लोग ये पास करें, क्लियर, फॉर ईयरली डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट, फिर से हम लोग क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन का ये वाली जो एंट्री थी सेकंड एंट्री वो फिर से रिपीट होगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू डेप्रिसिएशन फंड में पैसा जाएगा और फिर इस फंड को हम लोग क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, तो वही पीएल से चार्ज करेंगे, तो पीएल अकाउंट डेबिटेड टू डेप्रिसिएशन, एंड देन इसके लिए फिर हम लोग ये पीएल अकाउंट डेबिटेड टू डेप्रिसिएशन फंड हो जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट, फॉर इन्वेस्टमेंट ऑफ द डेप्रिसिएशन फंड, सेकेंड ईयर में फिर ये इन्वेस्टमेंट का काम करेंगे, वही एंट्री रिपीट होगा, डेप्रिसिएशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड टू डेप्रिसिएशन टू बैंक अकाउंट, ठीक है ना, इन्वेस्ट करेंगे तो क्या एंट्री होगा, डेप्रिसिएशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड टू बैंक या कैश अकाउंट, और फिर से इंटरेस्ट का पैसा हम लोग रिसीव करेंगे तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू डेप्रिसिएशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, राइट, क्लियर। नेक्स्ट, फॉर ईयरली जो डेप्रिसिएशन होगा तो क्या एंट्री होगा, पीएल अकाउंट डेबिटेड टू डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट, और फिर रियलाइज करेंगे हम लोग जो भी इन्वेस्टमेंट हम लोगों ने किया हुआ था उसको जब हम लोग रियलाइज करेंगे तो क्या एंट्री होगा, कैश अकाउंट डेबिटेड टू डेप्रिसिएशन फंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। मीन्स लास्ट ईयर में हम लोग क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट को सेल ऑफ करेंगे, तो सेल करेंगे तो पैसा आएगा और डेप्रिसिएशन फंड इन्वेस्टमेंट क्रेडिट होगा। हम लोगों ने देखा कि पीछे के 2 इयर्स में हम लोगों ने डेप्रिसिएशन फंड इन्वेस्टमेंट को डेबिट किया था क्योंकि हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, और लास्ट ईयर में हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट को क्या किया, क्रेडिट किया, क्योंकि अब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हम लोग क्या करेंगे, सेल करेंगे, ठीक है, तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू डेप्रिसिएशन फंड इन्वेस्टमेंट। In all the cases, the depreciation fund investment will be, means in all the previous years, depreciation fund investment will be debited, and in the last year it will be credited. Why it is credited? Because we have sold off the
एसेट, सॉरी सोल्ड ऑफ द इन्वेस्टमेंट। ओके, इन्वेस्टमेंट को आपने बेच दिया तो क्या होगा, वो क्रेडिट हो जाएगा। अब प्रॉफिट या लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट हम लोग देखेंगे, ठीक है। सो जब लॉस होगा तो क्या होगा, डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट डेबिटेड टू डेप्रिसिएशन फंड इन्वेस्टमेंट, और प्रॉफिट होगा तो ये एंट्री हम लोग क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगा, डेप्रिसिएशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड टू डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट। सो फाइनल ईयर में ईयर ऑफ रिप्लेसमेंट जिसको कहते हैं, ठीक है। इस ईयर में हम लोग क्या करें, एसेट को रिप्लेस किया हम लोगों ने। सो एसेट्स को हम लोगों ने सेल किया तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू डेप्रिसिएशन फंड इन्वेस्टमेंट एंट्री हुआ था। अब इसको हम लोगों ने जो इन्वेस्टमेंट को सेल किया है वो प्रॉफिट में सेल किया या लॉस में सेल किया, इसके लिए भी हम लोग एंट्री पास करेंगे। लॉस के लिए क्या एंट्री होगा, डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट डेबिटेड टू डेप्रिसिएशन फंड इन्वेस्टमेंट, और प्रॉफिट के लिए क्या हो जाएगा, रिवर्स एंट्री हो जाएगा, डेप्रिसिएशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड टू डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट। क्लियर। नेक्स्ट क्या होगा, अगर एसेट का रेसिडुअल पार्ट यानी कि स्क्रैप पार्ट है और उसको अगर हम लोग सेल करते हैं, ठीक है, तो क्या एंट्री हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिटेड टू एसेट अकाउंट होगा। क्लियर। अब क्या करेंगे हम लोग, एसेट अकाउंट को कहां ट्रांसफर करेंगे, डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट में, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट को हम लोग क्लोज करें, एसेट अकाउंट को क्लोज करें फॉर ट्रांसफरिंग द एसेट अकाउंट टू डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट। तो क्या एंट्री हो जाएगा, डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट डेबिटेड टू एसेट अकाउंट। तो मैं अब डेप्रिसिएशन फंड मेथड पे एक क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेती हूँ, ठीक है। सी द क्वेश्चन हियर, a company purchased 3 years lease on 1st January 1998 for ₹20,000, ठीक है। लीज इज द नेम ऑफ योर एसेट और लीज का कॉस्ट कितना था, 20,000। इट इज डिसाइडेड टू प्रोवाइड फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ द लीज एट द एंड ऑफ 3 years। सो लीज को रिप्लेस कब होगा, 3 years के बाद लीज एक्सपायर हो जाएगा। By setting up a depreciation fund, it is expected that investment will fetch interest at 5%. Sinking fund table shows that to provide the requisite sum at 5% at the end of 3 years, an investment of rupees, this amount is required every year. Investment are made to the nearest rupee. On 31st December 2000, investment are sold for this amount. Prepare the lease account, depreciation fund account and depreciation fund investment account. So मैंने जैसे जर्नल में डिस्कस किया कि हम लोग एक फंड क्रिएट करते हैं और डेप्रिसिएशन के पैसे को हम लोग इस फंड में ट्रांसफर करते हैं और इस फंड को हम लोग ईच ईयर इन्वेस्ट करते हैं और ये इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रहता है टिल द एंड ऑफ द एफिशिएंट वर्किंग लाइफ ऑफ द एसेट, ठीक है। मीन्स एसेट का जब वर्किंग लाइफ एंड होता है तब तक हम लोग इस प्रोसेस को कंटिन्यू रखते हैं और इस इन्वेस्टमेंट को, इस फंड को हम लोग इन्वेस्ट करते हैं और उससे हम लोग जो इंटरेस्ट आता है उसको भी फिर री इन्वेस्ट करते हैं और एट द एंड ऑफ द ईयर वर्किंग लाइफ ऑफ द एसेट हम लोग क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट को सेल करते हैं, उससे एसेट उस पैसे को यूटिलाइज करते हैं फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ द एसेट। सो इसमें हम लोग 3 अकाउंट बनाते हैं, डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट, डेप्रिसिएशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट एंड द एसेट अकाउंट, ठीक है। तो सबसे पहली बात की एसेट का नाम क्या है हमारा, लीज, ठीक है। तो लीज अकाउंट भी हम लोग प्रिपेयर करेंगे। तो जब लीज परचेज किया तो एंट्री क्या हुआ था, लीज अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, ठीक है। तो क्या होगा, लीज अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। कौन से ईयर में परचेज किया था, 1998 में, ठीक है। और एट द एंड ऑफ द वर्किंग लाइफ ऑफ द एसेट हम एसेट अकाउंट को क्लोज करेंगे बाय ट्रांसफरिंग इट टू डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट। सो एंट्री क्या हो जाएगा, डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट डेबिटेड टू लीज अकाउंट, ठीक है। सो वही 20,000 जो है वो यहाँ भी क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट आप देखो, डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट। डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट कब यूज हो रहा है, जब डेप्रिसिएशन के पैसे को हम लोग फंड में ट्रांसफर कर रहे हैं। तो एंट्री क्या होता है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट। सी हियर, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट। सो डेप्रिसिएशन का अमाउंट ईच ईयर हम लोग कितना सेट असाइड कर रहे हैं, 6344.16 और फिर इस अकाउंट को क्या किया, क्लोज किया। ये फिर वापस नेक्स्ट ईयर में क्या हो गया, बैलेंस बीडी हो गया और सेकेंड ईयर से हम लोग डेप्रिसिएशन जो फंड है उसको इन्वेस्ट करे हैं उससे इंटरेस्ट आएगा। सो डेप्रिसिएशन फंड को जब इन्वेस्ट करोगे तो एंट्री क्या होगा, डेप्रिसिएशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। तो डेप्रिसिएशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट हो गया। इन्वेस्टमेंट जब हम लोग करेंगे फिर ये क्या होगा, क्लोज करेंगे इस अकाउंट को तो बैलेंस सीडी आ जाएगा, फिर ये बैलेंस सीडी क्या हो जाएगा, ब्रॉट डाउन हो जाएगा। सेकेंड ईयर से हम लोग इंटरेस्ट के पैसे को रिसीव करेंगे। तो जब इंटरेस्ट के पैसे को रिसीव करेंगे तो एंट्री क्या होगा,
बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन डेप्रिसिएशन फंड इन्वेस्टमेंट, और फिर इस इंटरेस्ट के पैसे को हम लोग फंड में ट्रांसफर करेंगे तो एंट्री क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन डेप्रिसिएशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड टू डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट, ठीक है। सो ये इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे डेबिट हो जाएगा, और फिर इस साल भी डेप्रिसिएशन के पैसे को फंड में ट्रांसफर करेंगे तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू डेप्रिसिएशन फंड हो जाएगा, और फिर इस अकाउंट को हम लोगों ने क्लोज किया। ओके, so balance ED, this balance ED will be brought down as balance BD. This year also we receive the amount of interest, okay, so और इन्वेस्टमेंट हम लोग इस साल भी करेंगे, तो इस साल जो सेकेंड ईयर हम लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे वो डेप्रिसिएशन का अमाउंट और प्लस इंटरेस्ट का अमाउंट दोनों को ऐड करके और फिर हम लोग इन्वेस्ट करेंगे, राइट। सो देखो, डेप्रिसिएशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, डेप्रिसिएशन का अमाउंट इंक्लूडेड है, और प्लस जो इंटरेस्ट हमारा आया था 317.21, इसको भी हम लोगों ने इसमें ऐड किया है, डेप्रिसिएशन के अमाउंट में इंटरेस्ट को भी ऐड करके और फिर री इन्वेस्ट किया है, क्लियर। और इंटरेस्ट हम लोग किस अमाउंट पे कैलकुलेट कर रहे हैं, जो डेप्रिसिएशन का पैसा हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं उसी अमाउंट पे हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं। कितना परसेंट कैलकुलेट कर रहे हैं, कितना परसेंट है, 5% इंटरेस्ट रेट है, क्लियर। फिर इस अकाउंट को भी हम लोग क्लोज करेंगे, ओके। ये बैलेंस सीडी जो था ये क्या हो गया, ब्रॉट डाउन हो गया। इस साल भी इंटरेस्ट के पैसे को हम लोग फंड में ट्रांसफर किया, तो इंटरेस्ट ऑन डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट डेबिटेड टू सॉरी इंटरेस्ट ऑन डेप्रिसिएशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट हो जाएगा, ठीक है ना। और फिर इस साल भी डेप्रिसिएशन का पैसा, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट, क्लियर। अब नेक्स्ट ईयर में हम लोग इन्वेस्टमेंट को सेल करेंगे। सो टू बैंक हो रहा था ना, जब सेल करेंगे तो क्या हो जाएगा, बाय बैंक, क्योंकि जब सेल करते हैं एंट्री क्या होता है, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डेप्रिसिएशन फंड इन्वेस्टमेंट होता है, क्लियर। तो बाय बैंक हो जाएगा। अब उसके बाद हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि इन्वेस्टमेंट को जो हम लोगों ने सेल किया है ये प्रॉफिट पे बेचा है या फिर लॉस पे बेचा है, ओके। सो लॉस होगा तो एंट्री क्या होगा, डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट डेबिटेड टू डेप्रिसिएशन फंड इन्वेस्टमेंट, ओके। सो इस केस में क्या हुआ, लॉस हुआ है, तो डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट डेबिटेड टू डेप्रिसिएशन फंड इन्वेस्टमेंट। और जब डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट होगा तो उसमें हम लोग क्या लिखेंगे, डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट डेबिटेड टू डेप्रिसिएशन फंड इन्वेस्टमेंट, DFI मैंने लिखा है शॉर्टकट में, डेप्रिसिएशन फंड इन्वेस्टमेंट, ओके। और फिर एट द एंड ऑफ द ईयर एसेट अकाउंट को भी क्लोज करेंगे, तो क्या होगा, डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट डेबिटेड टू लीज अकाउंट 20,000 हम लोग शो कर देंगे, और बैलेंसिंग फिगर हमारा क्या आएगा यहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस, क्लियर। और इस अकाउंट को हम लोगों ने क्लोज कर दिया प्रॉफिट निकाल के और लॉस निकाल के, ओके। इस केस में क्या आया, लॉस आया है, लॉस के केस में क्या होता है, डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट डेबिटेड टू डेप्रिसिएशन फंड इन्वेस्टमेंट। एसेट के अकाउंट को भी हम लोगों ने